पहले क्या करना है, 194 आर करना है कि एडवांस टैक्स करना है? 194 आर कर दे 194 सबसे पहले 194 आर करते, इजी है रे, इजी है। देख मैं बोल रहा हूं ना, मुझे लगता है, ओके मुझे लगता है ऐसा कि इसमें से क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में आएगा, टीडीएस में से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है, तो ये 194 आर पे है। नाउ अभी का जो एग्जाम गया ना उसमें 194 आर पे क्वेश्चन था, बट अभी भी वापस क्यों है, बिकॉज इसमें थोड़े क्लैरिफिकेशंस आए हैं। एंड सीए स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर ना, ये क्या अभी निकला, आरटीबी रिवीजन टेस्ट पेपर में इसमें क्वेश्चन है। नाउ देखते कि क्या है, 194 आर है। 194 आर एग्जैक्टली है क्या, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। व्हेन अ रेसिडेंट पर्सन गिव्स एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स और परक्विजिट्स टू अनदर रेसिडेंट पर्सन, मतलब क्या कैश में पैसा, सिर्फ कैश में हो रहा है क्या? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। देखो कौन सा भी बेनिफिट हो या परक्विजिट हो, इफ वन रेसिडेंट पर्सन इज मेकिंग अ पेमेंट और गिविंग सम बेनिफिट्स और परक्विजिट्स टू द अदर रेसिडेंट पर्सन एंड दैट परक्विजिट इज whether converted into money or not, and that should be arising from business or profession. If this is the situation, वापिस बोल रहा हूं, one resident person is giving any kind of benefit or perquisite to another resident person and that should be for in relation to business, right? Now in this case for example एक influencer है, influencer को एक brand है, एक influencer है, हेडफोन्स का एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने रेगुलर बैच में किया था कि एक हेडफोन का ब्रांड, अभी मुझे पता है, मैं समझ फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लुएंसर हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि उन्होंने मुझे बोला अमित एक काम करना, मैं आपको एक हेडफोन का ब्रांड दूंगा, जिधर जिधर आप बाहर जाओगे ना उधर उधर आपको हेडफोन का ब्रांड पहन के जाना है, और सेल्फी जब भी लोग है ना तभी हेडफोन का ब्रांड दिखना चाहिए, मतलब ऐसा। तो मैंने ठीक है नो प्रॉब्लम, तो मैं सोशल मीडिया पे जिधर भी जाता हूँ जो जो फोटोज हेडफोन्स पहन के, राइट, तो वो सब करने के लिए मुझे उन्होंने कुछ पैसा दिया, ओके पैसा दिया, एक बात हुई। दूसरा क्या है, मुझे 3 हेडफोन्स दिए। नाउ कैन आई से इट इज अ बेनिफिट और परक्विजिट व्हिच इज गिवन टू मी? यस। सो अभी तक उस पे क्या नहीं था, टीडीएस का प्रोविजन नहीं था, टीडीएस का प्रोविजन नहीं था। यूल से कैसे टीडीएस काटेंगे, एक ही देंगे क्या ऐसा लगाने के लिए? नहीं। तो अभी कैश दिया तो ठीक है, कैश दिया तो ठीक है, बट अगर वही बात अगर इन काइंड होगा तो टीडीएस कैसे काटेंगे? तो इसके लिए कौन सा भी प्रोविजन नहीं था, और ये ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होता है उसकी वजह से एक दूसरे को, मतलब एक वो इन्फ्लुएंसर को बहुत सारे इन काइंड पेमेंट्स होते हैं, राइट तो इसके वजह से दे इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन ऑफ 194 आर। 194 आर वापस पढ़ते हो, बेनिफिट्स और परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट given by one resident person to another resident person arising from business or profession, arising on business or profession। एकदम परफेक्ट, सब लोगों को इधर तक क्लियर है? चलो अभी टीडीएस कितना काटेंगे? टीडीएस काटेंगे एट द रेट ऑफ 10%। नाउ स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स कि वो वैल्यू पे, मतलब जो हेडफोन्स दिए उस पर टीडीएस काटेंगे कैसे, राइट तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। व्हाट इफ द बेनिफिट इज गिवन, बेनिफिट्स आर होली इन काइंड और पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश। हुआ क्या, पूरा का पूरा गाड़ी दे दिया, फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा गाड़ी मुझे दे दिया और गाड़ी का मार्केटिंग किया था मैंने, मुझे गाड़ी मिल गया, यस। ये जो गाड़ी मिला, इज इट फॉर देयर बिजनेस? यस। इज इट रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस? यस। नाउ इन दिस केस वो जो मुझे गाड़ी मिला है उस पर टीडीएस कैसे काटेंगे, ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक, वैल्यू कैसे कंसिडर किया जाएगा? उसका वैल्यू, गाड़ी का वैल्यू कितना है, गाड़ी का वैल्यू कितना है, फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs, तो 20 lakhs पे टीडीएस कैसे काटेंगे? अगर एक ब्रांड मुझे गाड़ी दे रहा है देन इन दैट केस वो गाड़ी तो दिया, पर गाड़ी देते देते टीडीएस कैसे काटेगा, ये क्वेश्चन है। नाउ द पॉइंट इज, उन्होंने बोला कि गाड़ी का पहले वैल्यू निकालो, वैल्यू पे 10% अप्लाई करो, 20 lakhs पे 10% कम्स टू 2 lakh रुपीज। नाउ 2 lakh रुपीज का अमाउंट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। नाउ द पॉइंट इज कि वो मुझे पैसा दे ही नहीं रहे काटने के लिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। अरे भाई पेमेंट होगा अगर 20 lakhs का तो डिडक्ट होगा, बट इफ इट इज इन काइंड तो डिडक्ट कैसे होगा? तो 2 अल्टरनेटिव्स है। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टीडीएस। कैसे? जितना जो गाड़ी मिला उसका वैल्यू कितना है, उसका 10%, इतना अमाउंट रेसिपिएंट को गवर्नमेंट के पास जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव, रेसिपिएंट विल गो टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट 2 lakh रुपीज विद द गवर्नमेंट। बराबर, वो जो डिपॉजिट करेगा ना उसका एक चलान मिलेगा, कुछ पैसा देगा ना वो गवर्नमेंट को, तो उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो मैं एक्नॉलेजमेंट लूंगा और वो जिसने गाड़ी मुझे दिया उसको वो एक्नॉलेजमेंट दे दूंगा।
he will check the acknowledgement and check कि अच्छा वेरी गुड अमित महाजन हैज डिपॉजिटेड द टीडीएस ऑफ 2 लाख रुपीज विद द गवर्नमेंट. जैसे उसको अक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना, उसके बाद ही वो गाड़ी का चाबी मुझे देगा. पोजेशन देने के पहले मैंने क्या करना चाहिए? पेमेंट करना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव विच आई हैव. बराबर है. 2 लाख का गवर्नमेंट को पैसा मिल गया. ओके. दूसरा ऑप्शन मैं क्या करूंगा, मैं वो बंदे को 2 लाख रुपीज दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा. जो मुझे दे रहा है गाड़ी, उसको मैं 2 लाख रुपए दिया. He will go to the government and deposit this 2 लाख रुपीज. Anything is fine. गवर्नमेंट का पेट भर गया ना, गवर्नमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जाके गवर्नमेंट को दे रहा है. Either I can go or otherwise I can give it to other person. That person can go to the government and give. But TDS कटना चाहिए. In kind होगा तो भी एकदम perfect. And this exactly the same thing which we have already seen in 194B and 194BB winning from lotteries में. सब लोगों को याद है क्या? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गेम शोज. अगर किसी को क्रिकेट में अगर बाद में जो लोगों को गाड़ियां मिलती है तो उसमें कैसे टीडीएस काटा जाता है, तो ऐसे इन काइंड में जो हम लोग ने जो डिस्कस किया वैसे ही काटा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर श्रेयस अय्यर को अगर कौन सा गाड़ी गिफ्ट मिला तो श्रेयस अय्यर को पहले टीडीएस पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद ही उसको गाड़ी का पोजीशन मिलेगा. परफेक्ट, इजी है. ओके, नाउ द पॉइंट इज कि ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था वेयर ओनली बेनिफिट इन काइंड वाज देयर. Now there is a combination of benefit in cash and benefit in kind. कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है. अगर काइंड में भी मिला और कैश में भी मिला, अभी एग्जांपल लेंगे, ये थियरी बाद में पढ़ेंगे. अगर समझो ये एक रेसिडेंट है और ये भी कौन है? रेसिडेंट है. ठीक है. इसने गाड़ी दिया, ठीक है, समझा ना, और कैश दिया 30 लाख. अब हवे में क्या, जमीन पे वो इलॉन मस्क का है वो गाड़ी. ठीक है. हाँ, अभी गाड़ी दिया. गाड़ी का वर्थ कितना है मालूम है? 10 लाख. गाड़ी का वर्थ 10 लाख है और कैश कितना है? 30 लाख. नाउ द पॉइंट कि इसके टोटल बेनिफिट कितना मिला उसको? 40 लाख का. नाउ कैन आई से इतना बेनिफिट मिला है मतलब 40 लाख पे टीडीएस कटना चाहिए. ओके, टीडीएस कितना कटेगा? 20 क्यों? 10% ना. क्यों बोल रहे इस पे भी 10 और इस पे भी 10? ऐसा नहीं, 194BB नहीं, ये रे मतलब बेनिफिट, ये इसका ही बात कर रहा हूं. ठीक है, बेनिफिट परक्विजिट दिया. सो कैन आई से दैट 10% विल बी एप्लीकेबल. बराबर है. 10% एप्लीकेबल होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? सबसे पहले 10 लाख प्लस रुपीज 30 lakhs. If I add, I will get the amount of 40 lakhs and into 10%. So can I say that 4 लाख रुपीस का TDS एप्लीकेबल होगा? नाउ देखो, ये 4 लाख रुपए का TDS, हाँ 4 लाख रुपए का TDS काटना पड़ेगा. नाउ ये जो 4 लाख रुपए का TDS काटेंगे तभी देखेंगे कि मेरे पास, मैं जब भी कैश पे कर रहा हूं वो 4 लाख है या नहीं है. सफिशिएंट कैश है हमारे पास टीडीएस काटने के लिए. अच्छा, अगर सफिशिएंट कैश है टीडीएस काटने के लिए, देन इन दैट केस वो सब डिपॉजिट का टाइम पास नहीं करेंगे. मैं जब भी पेमेंट करूंगा ना, गाड़ी तो पूरा दे दूंगा और इसमें 30 लाख नहीं दूंगा. गाड़ी के साथ साथ, इधर गाड़ी तो दे रहा हूं मैं, उसके साथ साथ मैं 26 लाख का पेमेंट करूंगा. 26 लाख क्यों? 30 लाख माइनस 4 लाख. तो ऐसा मेरा क्या होगा? पेमेंट होगा. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? when it is a combination of cash and in kind. एवरीबडी अंडरस्टूड? ऑनलाइन लोग सब लोगों को समझा क्या? अंडरस्टूड? पक्का एकदम? ओके, ठीक है. ये एक एग्जांपल हुआ. अभी मैं इधर ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं. मैं ये डिलीट नहीं करता हूं. देखो, इधर एक पर्सन है, इधर एक पर्सन है. इसने क्या किया? ये रेसिडेंट ने दूसरे रेसिडेंट को क्या दिया? गाड़ी दिया. गंदा गाड़ी है ना, ये गाड़ी है. ठीक है. उसके बाद कैश भी दिया 1 लाख का. गाड़ी का वैल्यू कितना था मालूम है? 20 लाख और कैश 1 लाख. मुझे पता टीडीएस कितना कटना चाहिए. सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ बेनिफिट. वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट में हम लोग नीचे लिखेंगे सबसे पहले कार, दिस इज ऑफ 20 लाख, और दूसरा कैश
1 लाख. सो टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज गोइंग टू बी 21 lakhs. इस पे कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा. सो इट विल कम टू 2.1 लाख. सो कैन आई से 2.1 लाख का 194 आर के अंदर टीडीएस कटना चाहिए. अभी देखो कि कैश सफिशिएंट है क्या टीडीएस काटने के लिए. नाउ मैं कैश कितना पे कर रहा हूं? कैश पे कर रहा हूं सिर्फ 1 लाख रुपीज. सो कैन आई से 2.1 में से 1 लाख तो मैं काट लूंगा और मैं दूसरे रेसिडेंट को बोलूंगा भाई मैं तुझे जो 1 लाख का पेमेंट करने वाला था आई विल नॉट मेक दैट पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज बिकॉज वो टीडीएस में ही मेरा कटा जाएगा. और ये तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है. बाकी का जो है ना 1.1 लाख 1.1 ये तो पहला गुड न्यूज, पहला बैड न्यूज है तेरे लिए कि तुझे 1 लाख नहीं मिलने वाला है. दूसरा बैड न्यूज, तुझे टैक्स पे करना है. अभी तुझे गवर्नमेंट के पास जाना है, 1.1 लाख का टैक्स पे करना है, तुझे मेरे पास आना है, एक्नॉलेजमेंट दिखाना है, उसके बाद ही मैं तुझे गाड़ी का चाबी दे दूंगा. अंडरस्टैंडिंग? इजी था ये 194 आर. कुछ स्ट्रेस नहीं है ना. ओके देखो इधर क्लियर है पक्का ना. इधर what if the benefits are wholly in kind or partly in kind partly in cash. देखो first utilize the entire cash to the extent of TDS liability. ठीक है, हम लोग ने इधर जो किया था वो, अब इधर जो किया, चल इधर जो किया वो तो 2.1 में से सबसे पहले हम लोग ने कैश पूरा यूटिलाइज कर दिया और बाकी 1.1 लाख हम लोग ने बाद में किया. देखो इफ कैश इज इनसफिशिएंट डिपॉजिट द टैक्स अमाउंट फर्स्ट विथ द गवर्नमेंट बिफोर सच बेनिफिट इन काइंड इज रिलीज्ड. मतलब गाड़ी का चाबी जब तक देंगे तब तक उसके पहले तुझे कैश जाके डिपॉजिट टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा. ठीक है, यही इतना पॉइंट है. उसके बाद 194 आर इज नॉट एप्लीकेबल इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज लेस देन 20,000 रुपीज इन वन फाइनेंशियल ईयर. मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में 20,000 के नीचे अगर कौन सा बेनिफिट दिया होगा तो उस पर टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, और पर्सन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट, जो पर्सन बेनिफिट दे रहा है मतलब गिवर, बेनिफिट गिवर, राइट, जो काटने वाला है, अरे टीडीएस काटने वाला है, वो काटने वाला आदमी अगर छोटा होगा, इसलिए याद है कि अचीज आर था, अचीज आर में देखा था हम लोग ने, अचीज आर. सो अचीज आर में जो काटने वाला है पर्सन पेयर, इफ उसका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स is less than 1 crore or 50 lakhs, 1 crore in case of business, 50 lakhs in case of profession in immediately preceding financial year. अगर ये applicable हुआ then in that case वो TDS नहीं काटेगा. Easy. इधर तक सही था सब कुछ, इधर तक हम लोगों ने पढ़ा था. अभी हम लोग ने थोड़े क्लैरिफिकेशन देखेंगे. सब लोग इधर आना, सब लोग इधर आना. अभी नाउ यू विल सी, जो अगर कोई सीएमए का स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, इधर कोई सीएमए है? इधर कोई नहीं है ना? नहीं, इधर कोई नहीं है सीएमए. ठीक है, अभी अगर कोई भी सीएमए का स्टूडेंट देख रहा है तो वो बोलेगा अरे मैं सीए का इंस्टीट्यूट का क्यों पढ़ूं. बट कुछ नहीं है, वो तो क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है, तो इसके वजह से ऐसा कुछ इशू नहीं है. ऐसा कुछ इशू नहीं है. देखो चैप्टर नंबर 9, सब लोग इधर ध्यान देना. ऑनलाइन सब लोग क्लियर है ना? जितने व्यूअर्स है उतने लाइक्स आए नहीं है, भगवान देख रहा है. बोल चैप्टर 9 थैंक यू, थैंक यू. अरे मैंने पिया, तुम लोगों ने पिया, सेम ही है रे. मेरे पेट में गया, तुम लोगों के पेट में गया. देखो एडवांस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस. देखो गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सर्कुलर नंबर ये. सो मैं वो बोल रहा था कि ये आईसीआई का भी होगा तो भी सीएमए इंस्टीट्यूट के में भी एक सप्लीमेंट्री निकला, उसमें भी सेम है. क्यों ऐसा? बिकॉज सीबीडीटी ने निकला है. ठीक है, फाइनेंस. अभी ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसमें से क्वेश्चन आने वाला है जो हम लोग 3-4 पेजेस पढ़ने वाले हैं. मैं बता रहा हूँ 2 मार्क तो आएगा ही आएगा. नया अमेंडमेंट है ये, तो इससे हाँ तो ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देंगे. ओके क्या टाइम पास कर रहे हैं. फाइनेंस एक्ट 22 हैज इंसर्टेड न्यू सेक्शन 194 आर. हम लोग को मालूम है इट मैंडेट्स अ पर्सन. ये पूरा जो पॉइंट है ना, ये पूरा पॉइंट हम लोग ने अभी जो देखा वो उस पे कि डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड
20,000 रुपीज, ये हम लोग ने देख लिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन डज नॉट अप्लाई, जिसका बिजनेस होगा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, प्रोफेशन होगा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज 50 lakhs। परफेक्ट, ठीक है, इधर तक हम लोग ने देख लिया। मेन अपना पॉइंट आता है, अकॉर्डिंगली in exercise of the power contained in 194R2 the CBDT has with the prior approval of central government issued the following guidelines। ये अपने guidelines amendment है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग को एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो, is it necessary that the person providing the benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable under section 28? एक मिनट, वापस बोल रहा हूं, मैं जो बेनिफिट दूसरे वाले को दे रहा हूं ना, इज इट मैंडेटरी कि सामने वाले पार्टी के हाथ में सेक्शन 28 के अंदर ही टैक्स लगना चाहिए तो ही ये बेनिफिट, तो ही मैं 194R के अंडर डीडीएस काटूंगा? वापस बोल रहा हूं, आई एम गिविंग अ बेनिफिट टू द अदर पर्सन, इट शुड बी इन रिलेशन टू बिजनेस, उसका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड है, बट इज इट मैंडेटरी कि उसके हाथ में सेक्शन 28 के अंदर ही टैक्स आना चाहिए? ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। वो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को फर्क पड़ता ही नहीं कि उसके हाथ में कौन से हेड के अंदर टैक्स होगा, कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स होगा। तूने बेनिफिट दिया, परक्विज दिया, इट वाज फॉर योर बिजनेस, खेल खत्म। उसके हाथ में सेक्शन नंबर 41 के अंदर भी टैक्स हो सकता है, डीम्ड पीजीबीपी जो है वो। सो बेसिकली सेक्शन 28 के अंदर होना चाहिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है, डीम्ड पीजीबीपी भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल याद रखना, बिकॉज अगर एग्जाम में क्या देंगे क्वेश्चन में कि दिस इज नॉट गेटिंग टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन अंडर सेक्शन 28, ऐसा लिखने के बाद तुम लोग सोचोगे यार, अरे यार सेक्शन 28 में फॉल नहीं हो रहा है, मतलब बिजनेस की रिलेटेड नहीं होगा, इसकी वजह से टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है, टीडीएस काटना ही पड़ेगा। Understanding, this is the first clarification which they have given. So is it necessary? Answer is no. The deductor, काटने वाला, is not required to check whether the amount of benefit or perquisite that he is providing would be taxable in the under the head 28(4). The amount could be taxable under any other section like 41(1) etc. Section 194R casts an obligation on the person responsible for providing any benefit to deduct the tax at 10%. ठीक है, we already know this. There is no further requirement to check whether the amount is taxable in the hands of recipient or under which section it is taxable. हम लोग को नहीं फर्क पड़ता है वो taxable भी है कि नहीं। तुम लोग को समझ रहा है, ये तो सेक्शन 28 हम लोग को समझा कि सेक्शन 28 के अंदर है कि नहीं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट अमाउंट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल इन दैट अदर पर्सन हैंड, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे टीडीएस काटना है। अंडरस्टैंडिंग, डिडक्टर कुछ भी दूसरा नहीं देखेगा। अंडरस्टैंडिंग, तो ये तेरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1, इजी पॉइंट है। जस्ट दैट ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में से कुछ घुमा है तो कंफ्यूज मत होना, इतना ही पॉइंट है, ठीक है। ओके, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर 194R टू ऑपरेट? कैश में भी हो सकता है, कैश एंड सी काइंड और कैश एंड काइंड दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि कैश एलिमेंट हो ही नहीं सकता। अरे 194R में स्पेसिफिकली एक पॉइंट है ना कि यूटिलाइज फर्स्ट कैश, उसके बाद कुछ होगा तो डिपॉजिट करना, इनसफिशिएंट होगा तो ये पॉइंट है, तो कैश में तो हो ही सकता है ना, बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे क्वेश्चन दे रे, ऐसे क्वेश्चन दे, पर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। टैक्स अंडर 194R is required to be deducted whether the benefit is in cash or in kind. First proviso to section 194R clearly indicates the intent of the legislature that there could also be situations where benefit or perquisite is in cash or partly in cash and partly in kind. Thus, section 194R clearly brings in its scope the situation where benefit is in cash or in kind, partly in cash, partly in kind. तुम लोग को एग्जाम लास्ट डे के लिए क्या पढ़ना है? लास्ट डे के लिए पढ़ना है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, बस इतना पढ़ना है तुम लोग को। ये तुम लोग को नहीं पढ़ने का लास्ट डे पे, क्योंकि हम लोग आंसर तो मालूम है ना, अभी वही बात है। उसके बाद, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट? इज इट मैंडेटरी कि जो मैं असेट दे रहा हूं वो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में फॉल होना चाहिए? नहीं, कैपिटल असेट के डेफिनेशन में कार नहीं आता है, याद है क्या? पर्सनल इफेक्ट्स, तो कैपिटल असेट में कार नहीं आता है, पर कार दिया तो 194R लगेगा क्या? लगेगा। मतलब अगेन इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जो दे रहा हूं वो कैपिटल असेट है या कैपिटल असेट नहीं है। बेनिफिट दे रहा ना, परक्विजिट दे रहा ना, खेल खत्म, टीडीएस काट। परफेक्ट, ओके।
Is there any requirement? Okay, देखो अभी, as it has been stated in answer to question 1, there is no requirement to check whether the perquisite is taxable in the hands of the recipient and the section under which it is taxable. Asset given as benefit or perquisite may be a capital asset in general sense of the term, like car, लैंड एक्सेट्रा. मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, जिधर कैपिटल एसेट बोला है ना उन्होंने, एक्ट में लिखा भी होगा ना कैपिटल एसेट, तो वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है वैसा इंटरप्रेट मत करना, वैसा इंटरप्रेट मत करना से, क्योंकि सेक्शन 2 में जो कैपिटल एसेट दिया है वो कैपिटल गेन का कैपिटल एसेट है. तो कैपिटल गेन का इंटेंशन है वो कैपिटल एसेट के लिए. एंड इंटेंशन वी नो कि गाड़ी पे कैपिटल गेन क्यों नहीं लगता, एवरीबडी नोज ना कि डेप्रिशिएट होता है, वैल्यू हमेशा लॉस होगा तो हमेशा सेट ऑफ होगा. परफेक्ट है. तो वो जो कैपिटल एसेट किधर भी यूज हुआ होगा ये सेक्शन में, वो सेक्शन में उनको लूजली वर्ड यूज किया है, इंटरप्रेट बहुत लिटरली मत करना. करेक्ट है. ये क्लैरिफिकेशन का आंसर उन्होंने दिया है. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इज इट रिक्वायर्ड टू बी ए कैपिटल एसेट, आंसर इज नो. इतना पढ़ेंगे. वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. ऑनलाइन लोग सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? हाँ, टीडीएस तो काटेंगे वही. नहीं, कैपिटल एसेट होना चाहिए. ओके. इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस? यस. मतलब इसका आंसर पूछा तो यस, देयर इज द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट द टीडीएस. कैपिटल एसेट हो या कैपिटल एसेट ना हो. कुछ अच्छी चीजें किसी ने बोली है, रुको रे. Good evening, sir. I am your online student. Your way of teaching is so close to my heart. That understand so quickly. Thank you, sir. Thank you. ये सब है ना, कुछ वैल्यू करते नहीं. ये सब बैठे ना इधर. ठीक है. अब लोग ने क्वेश्चन 1 क्या देखा? क्वेश्चन 1 क्या देखा? क्वेश्चन 1 28 में फॉलो होना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. क्वेश्चन 2 क्या देखा? कैश एंड काइंड दोनों हो सकता है. तीसरा क्वेश्चन क्या देगा? कैपिटल एसेट होना चाहिए क्या? क्वेश्चन 4 लोन और सेटलमेंट वेवर. अभी तुम लोग को मालूम है क्या, मैं एक बैंक हूं, तुम लोग मेरे पास आए एंड यू टोल्ड मी कि तुझे लोन चाहिए. मैंने ठीक है लेना भाई, लोन ले, पर तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. देगा. नाउ द पॉइंट इज यू केम टू मी बाय XYZ रीजन, आई वेव्ड ऑफ योर लोन. मतलब तुझे लोन तो पार्टली पे कर दिया, पार्टली करने के बाद मैंने 2 लाख तुझे देने बाकी थे, 2 लाख वर आउटस्टैंडिंग, आई वेव्ड ऑफ दैट लोन. कैन आई से 2 लाख का मैंने बेनिफिट दिया? वो 2 लाख का जो बेनिफिट मैंने उसको दिया है, कैन आई से इट इज इन काइंड. तो उस पर टीडीएस डिपॉजिट करना है क्या गवर्नमेंट के पास? ये क्वेश्चन है. समझ रहे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 10 लाख का लोन मैंने उसको दिया था, ही रीपेड 8 लाख रुपीज. 2 लाख का मैंने लोन वेव ऑफ कर दिया. वेव ऑफ भाई मत दे पैसा, रख तेरे पास. तो 2 लाख रुपए का जो मैंने बेनिफिट दिया है उसको, वो बेनिफिट पे टीडीएस काटना चाहिए बैंक ने या नहीं काटना चाहिए? ये क्वेश्चन है. हाँ मतलब ये अभी इसका एक क्वेश्चन है कि कोई जा ही नहीं रहा है, पर कभी ना कभी तो 2 लाख गए थे, कभी ना कभी 2 लाख. क्यों आया क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि तू बेनिफिट दे रहा है तो तू टीडीएस काटना चाहिए, ऐसा क्लैरिफिकेशन लाना पड़ा उनको. ओके. ओके. देखो उन्होंने बोला द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, तो नहीं काटना चाहिए. तुम लोग आंसर दो तो नहीं काटना चाहिए. क्या हो? तो क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनको बेनिफिट दे रहा है. तू क्यों वेवर कर रहा है? देयर मस्ट बी सम रीजन कि तू वेवर कर रहा है, तो उसको बेनिफिट दे रहा है तो टीडीएस मत काट. अभी पढ़ेंगे ना, रुकना है 1 मिनट उसका. वैसे देखो, the amount representing principal loan by the bank under one-time settlement scheme would constitute income falling under section 28. section 28 के अंदर उसका वो income बन जाता है. ठीक है. ओके. relating to value of any benefit or perquisite arising from business. ठीक है. इधर तक आंसर मिला क्या? नहीं. however it has been clarified under circular whatever that one-time loan settlement with the borrowers or waiver of loan
granted on reaching settlement with the borrowers would not be subjected to TDS under section 194R. अभी वो बैंक्स कौन से हो सकते हैं, तो उन्होंने नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि ये हो सकता, तो एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, तो उनको TDS काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है. बोल. हाँ, अभी पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इजी है. अपन जो करते हो इजी होता है, इजी बनाते हैं. बनाते. हाउ इज वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट. अभी मैं कौन सा गाड़ी तुझे दे रहा हूं, तो गाड़ी का क्या देखता हूं मैं टीडीएस काटने के पहले? फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब वैल्यू, उसका वर्थ कितना है वो देखता हूं. अगर एफएमवी अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा? अभी ये क्लैरिफिकेशन में बोला है, हम लोग गाड़ी के लिए बोला ना कि 20 लाख रुपए का गाड़ी है, तो 20 लाख रुपए क्या देख के बोला हम लोग ने? फेयर मार्केट वैल्यू ना. बट अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट? देन मैंने गाड़ी दिया. एक सेकंड, मैंने गाड़ी दिया. अभी मैंने गाड़ी देने के लिए मेरे पास गाड़ी आया. नाउ आई हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. 1, आई कैन ईदर परचेस इट एंड गिव इट टू यू, बराबर, और आई कैन मेक इट एंड गिव इट टू यू. अभी ऐसे ऊपर से तो नहीं आएगा, करेक्ट है, तुझे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मिलेगा. ऊपर से आएगा क्या? नहीं. सो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने अगर गाड़ी बनाया और मैंने बेचा, मार्केट में भी बेच रहा हूं, उसको भी बेनिफिट दे रहा हूं, तो मार्केट का जो रेट है वो बेनिफिट माना जाएगा और उस पर टीडीएस कटेगा. नॉर्मल देखा था. सेकंड, मेरा ये अगर मार्केट में बेच ही नहीं रहा हूं, तो देखो कि तेरे पास गाड़ी आया कैसे. एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज किया. इफ आई परचेज दैट पर्टिकुलर असेट, इफ आई परचेज दैट पर्टिकुलर असेट, तो जो परचेज प्राइस है ना, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑन विच टीडीएस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. लॉजिकल इनफ. एक तो प्राइस चाहिए हम लोग को, तो इसके वजह से हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? परचेस प्राइस. देखो, द वैल्यूएशन वुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडर हैज परचेस्ड द बेनिफिट और परक्विजिट बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द रेसिपिएंट, देन परचेस प्राइस विल बी कंसिडर्ड. इस पे सीए स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस पे मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, सॉरी रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, आरटीबी में क्वेश्चन है. ओके, हम लोग देखेंगे क्या है. द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चर्स सच आइटम्स सच एज गिवन एज परक्विजिट, और अभी सेकंड सिचुएशन में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो क्या होगा? द प्राइस दैट इट चार्जेस टू द कस्टमर्स फॉर सच आइटम्स. अभी वो एक के लिए मैन्युफैक्चर तो नहीं करेगा, लॉजिकली रैशनल थिंकिंग किया तो जो बाकी लोगों से वो लेता है. अगर वो परचेस किया होगा तो परचेस प्राइस. परचेस नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बाकी लोगों को जितने में देता है वो. करेक्ट. ओके, इट हैज बीन फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी वुड नॉट बी इंक्लूडेड. ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है. किधर देखा था, याद है क्या? ये देख, सर्कुलर नंबर 23/2017, नो टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज. ये ऑलरेडी देख लिया था हम लोग ने. परफेक्ट है. मुझे सब लोग बताओ ना कि सबसे पहला क्लैरिफिकेशन क्या था, कुछ याद है? सेक्शन 20, सामने वाले पार्टी के सेक्शन 28 में आना चाहिए क्या? नॉट नेसेसरी. दूसरा, कैश सिर्फ काइंड में ही होना चाहिए क्या? नहीं, वो कैश में भी हो सकता है. पॉइंट 3, वो कैपिटल असेट होना मैंडेटरी है क्या? नहीं, मतलब वो कैपिटल असेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 4, लोन सेटलमेंट, मतलब तेरा वेवर ऑफ लोन किया तो उस पर टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखा कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो अगर मैंने परचेस किया होगा तो परचेस वैल्यू, अगर मैन्युफैक्चर किया होगा तो दूसरे के लिए जिसने मैं बेचता हूं. करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज मेनी अ टाइम्स सोशल, ये हम लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो दैट he can use that product and make audio or video to speak about that product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or perquisite? ये क्वेश्चन है कि जो मैंने हेडफोन्स का एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि सब में मैं हेडफोन्स पहन के बात करूंगा और मैं हेडफोन्स का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ और एक नंबर, ये देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये ऐसा भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो, ऐसे तुम लोग का आज मन हुआ ऐसे करना है वैसे करके पहनो. अरे आज ऐसे करना है ऐसे पहनो, उल्टा करके इधर से पहना इधर से पहन सकते, कुछ भी कर. हेडफोन्स का बात कर रहा हूं मैं. बहुत गंदे लोग हैं यार, तुम लोग बिगाड़ोगे मेरे को. वेदर दिस इज बेनिफिट और परक्विजिट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस. बराबर है. दूसरा, इन केस ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल, आउटफिट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्या हुआ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैंने ये सब टाइम पास किया,
एडवर्टाइजमेंट किया, उसके बाद मैंने वापस दे दिया, भाई ठीक है मैं वही था कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुझे दिया था वो, तो इस पे टीडीएस कटेगा क्या? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मुझे मिला ही नहीं कुछ, मुझे कुछ मिला ही नहीं ना, तो मुझे मिला ही नहीं तो क्यों टीडीएस कटेगा इन काइंड में, बराबर। तो उन्होंने बोला कि अगर इन केस अ बेनिफिट और परक्विजिट बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स etc, and if the product is returned to the manufacturing company after using for the purpose of rendering service, then it will not be treated as benefit or perquisite for the purpose of 194। तुम लोग को समझ रहे हैं टैक्स में कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। if the product is retained, रिटेन किया तो मतलब प्रोडक्ट यूज किया और मैंने रिटेन किया, कटेगा, ये कटा। if the product is retained then it, एक मिनट if the product is retained then it would be in the nature of benefit or perquisite and tax is required to be deducted accordingly under section 194R। इधर क्या कर, required to be deducted। याद आती है मुझे। क्वेश्चन 9, कैश सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या होगा? वही क्वेश्चन 9 वही है। सेक्शन 194R प्रोवाइड्स दैट if benefit or perquisite is in kind or partly in kind and cash is not sufficient, then the person responsible for providing such benefit is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite before releasing the benefit or perquisite। एकदम परफेक्ट है। अभी हम लोग ने ओके, who pays the tax? रेसिपेंट। अभी फर्स्ट रिस्पॉन्स यूजुअली रेसिपेंट को बोलते हैं भाई रेसिपेंट तू पे कर, उसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास लेके आ, आई विल सी, वेरी गुड तूने टैक्स पे किया है तो ये ले चाबी लेके जा, बराबर है, एकदम परफेक्ट। अभी थोड़ा एक स्टेप आगे जाके बात करता हूं प्रैक्टिकलिटी में। वो जो पेमेंट करेगा ना, वो पेमेंट एडवांस टैक्स जैसा पेमेंट करेगा, मतलब ही विल शो दैट ही विल पेइंग एडवांस टैक्स, मतलब जो ऑप्शन सिलेक्ट करता है एडवांस टैक्स पे करते वक्त, ही विल ट्रीट दैट अमाउंट एज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करने के लिए जो जो उसको रिक्वायरमेंट, जो जो फॉर्म भरने पड़ते वो भर देगा, जो एक्नॉलेजमेंट आएगा ही विल कम टू मी एंड ही विल शो दैट एक्नॉलेजमेंट टू मी, और मैं उसको चाबी बाद में दे दूंगा। एक एडिशनल पॉइंट तुम लोग सिर्फ याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ सच पर्सन बी सेटिस्फाइड दैट टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड। अरे मैं जो पेयर हूं, जो मैं बेनिफिट्स दे रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड कैसे रहूंगा कि सामने वाले ने टैक्स पे किया है? सामने वाले ने टैक्स पे किया, सेटिस्फाइड कैसे रहूंगा? वो क्या देना पड़ेगा उसको? एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। ए वाह रे, ये द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज दैट if a person is providing benefit in kind to a recipient and tax is ध्यान दो। Requirement of law is that if a person is providing benefit in kind to a recipient and tax is required to be deducted under section 194R, the person is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid by the recipient. Such recipient would pay the tax in the form of advance tax. The tax deductor मतलब मैं may rely on the declaration along with the copy of advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax required to be deducted has been deposited। इसके आगे का जो पॉइंट है ना, ये इंटर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे का पॉइंट, बिकॉज तुम लोग को ना एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इसका, बिकॉज तुम लोग जब आर्टिकलशिप चालू करोगे तभी तुम लोग को ये चीज समझ में आ जाएगा कि फॉर्म 26A क्या होता है। तुम लोग को मालूम है एक्चुअली फॉर्म 26A क्या होता है, पर अभी छोड़ो ना, बोला था कि जिसका कटता है वो सब दिखता है, करेक्ट वो 26A, पर वो 26A का नहीं, एक फॉर्म होता है जो टीडीएस रिटर्न भरता है ना, टीडीएस रिटर्न जो भरता है उसको एक फॉर्म 26Q फाइल करना पड़ता है।
टीडीएस जो काटता है वो जितने जितने अमाउंट पे टीडीएस काटा है, जितना जितना टीडीएस काटा है, वो एक फॉर्म 26Q होता है, उसको टीडीएस रिटर्न भरना पड़ता है फॉर्म 26Q में. नाउ आई हैव मेड अ पेमेंट टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस. मैंने टीडीएस एक्चुअली डिडक्ट किया क्या? नहीं, उसने डिपॉजिट किया. डिपॉजिट करने के बाद वो मुझे चालान नंबर लेके आएगा. वो चालान नंबर मैं किधर डालूंगा? मेरे टीडीएस रिटर्न में डालूंगा. इट विल लुक लाइक आई हैव डिडक्टेड द टीडीएस. अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके. अभी वो कौन से किसने सर ने क्या बोला मेरे को नहीं मालूम. ये तुम लोग के लिए अमेंडमेंट था, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है, अमेंडमेंट मतलब उन्होंने कुछ कवर किया होगा, मैंने कवर नहीं किया था, इसके लिए मैं सबके लिए बना रहा हूं. ठीक है, ओके. कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी. एक मिनट. कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R. क्या लिखा है? समझा तुम लोगों को कुछ? कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी. ये कंपनी कौन सी होगी? कार बनाने वाली. ऑफ कोर्स, अभी दूसरी कार डीलर को तो नहीं, तो कार बनाने वाली कंपनी होगी. ओके. गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R. नाउ ये कार बनाने वाली कंपनी का मैंडेटरी नहीं है. ये डीलर जो है वो ही कैन बी एनी डीलर ना. हाँ, मतलब मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, मैंने गाड़ी मेरी डीलर को गिफ्ट दिया है. नॉट नेसेसरी कि गाड़ी का ही डीलर हो. राइट? ओके. डीलर बी यूजेस दिस कार इन हिज बिजनेस. ओके. Will he get deduction for depreciation in calculating his income under the head PGBP? एक मिनट, क्या हो रहा है? देख क्या हो रहा है. हाँ हाँ हाँ, रुकने, क्या हो रहा है? मेरे पास एक गाड़ी है. I gifted this car to my dealer. डीलर को मैंने गाड़ी गिफ्ट किया. मैं डीलर आया, गाड़ी मिल गया और I started using it for my business. If I start using this car for my business, can I say that it is my business asset? If it is my business asset, is it a capital asset? Yes. Can I say I should claim the depreciation under section 32? क्यों ऐसा? Because section number 32 में दो conditions है. I should be the owner and it should be used for business or profession. इसके वजह से वो गाड़ी जो है वो definitely मुझे depreciation मिलेगा. Now the point is, मुझे तो वो gift में मिली है ना गाड़ी. हाँ, क्या होगा तुम लोग के हिसाब से? क्या है ये? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, ये नहीं आएगा ऐसा, ये नहीं आएगा ऐसा. ये उन्होंने क्या बोला है मालूम है? जो वैल्यू पे टीडीएस कटा है और जो वैल्यू पे तुम लोग ने अपने बैलेंस शीट में वो डाला है ना, उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा. जो वैल्यू तुम लोग ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन की है, सो कैन आई से दैट विल मैच विथ योर अमाउंट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड. राइट? ऐसा तो नहीं होगा टीडीएस 2 लाख पे काटा और मैंने 4 लाख लिखा, वो तो मिसमैच हो जाएगा. इसके वजह से कहना है टीडीएस 3 लाख पे कटा है तो मेरे बैलेंस शीट में भी असेट 3 लाख ही दिखना चाहिए आइडियली. करेक्ट है? वो 3 लाख विल बी कंसीडर्ड एज योर कॉस्ट एंड यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट. इजी है? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके. तो यही बोला है. इट हैज बीन क्लैरिफाइड. मैं एक एक चीज पढ़ रहा हूं एंड द रीजन बीइंग तुम लोग नहीं पढ़ोगे. पूरा भरोसा है. इट हैज बीन क्लैरिफाइड that once company A has deducted tax on gifting of car in accordance with section 194R and dealer B has included this benefit as income in his return income tax return, it would be deemed that the actual cost of the car for the purpose of section 32 shall be the amount of benefit included by dealer B as income in his return of income. Hence dealer B can get the depreciation on fulfillment of other conditions of claiming the depreciation. तो एक्चुअल कॉस्ट कितना माना जाएगा? उसका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा जितने पे इनकम टैक्स कटा है, मतलब जो जिस पे टैक्स तूने ऑफर किया है वो अमाउंट माना जाएगा तेरा एक्चुअल कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सेक्शन 194R would come into effect from 1st July 2022. It provides that the provision of this section does not apply where the value or aggregate of the value. एक मिनट, मैं तुम लोग को ना ऊपर का पॉइंट थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. मुझे जब भी कुछ बेनिफिट मिलता है बिजनेस का गिफ्ट, तुम लोग को याद है सेक्शन 28 एप्लीकेबल होता है. एनी गिफ्ट रिलेटेड टू बिजनेस विल बी इंक्लूडेड इन सेक्शन 28. सो कैन आई से दैट मेरे हाथ में इनकम टैक्स लगता है उसका. सो जितना अमाउंट मेरे सेक्शन 28 में आया है उतना ही अमाउंट मेरे
बैलेंस शीट में दिखेगा और वो एक्चुअल कॉस्ट करके मैं उस पर डेप्रिसिएशन ले सकता हूं। मैं थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाके तुम लोग से जस्ट बात किया, बिजनेस के रिलेटेड जो गिफ्ट मिलता है वो सब ऐसे ही होता है। हाँ तो इसीलिए अलग पॉइंट है ना ये। गिफ्ट एक वापस बोल। हाँ एनी पॉइंट हाँ। करेक्ट, बिकॉज उतने ही अमाउंट का तू एलिजिबल है, बिकॉज तूने उतने टैक्स भरा है इसके लिए, ठीक है ना। 194R वुड कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22। इट प्रोवाइड्स दैट, मतलब वो जो 194R है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000। बराबर ना, हम लोगों ने देखा था, तो यही लिखा है देख, डज नॉट अप्लाई वेयर द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट provided or likely to be provided to a resident person during financial year does not exceed 20,000. Now the question is, can I say in a financial year 20,000 का limit है, in a financial year 20,000 का limit है। Now the question is, ये 20,000 का limit जो है वो हम लोग 1 जुलाई 2022 के बाद का देखेंगे या 1 अप्रैल से देखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर का ये दिन से 1/7/22 से ये सेक्शन एप्लीकेबल होना चालू हुआ। मुझे ये पीरियड में एक मिनट, हाँ, मैंने ये पीरियड में जो बेनिफिट दिया है, दैट इज से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज। 1/7/22 के बाद मैंने सेम पर्सन को जो बेनिफिट दिया वो बेनिफिट है ₹19,000 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 1/7/22 के बाद का पीरियड कंसिडर करेंगे फॉर 20,000 और 1/4/2022 से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने बोला है हाँ, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोला है, तो हम लोग टीडीएस कटेगा वो इतने इसके बाद के पीरियड पे ही कटेगा, बट 20,000 के ऊपर है कि नहीं है ये देखने के लिए क्या देखेंगे हम, पूरा फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, ये चीज याद रखना। सो बेसिकली 20,000, एक ही मिनट 20,000 लिमिट क्या मैं सेक्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद का ही देखूंगा कि मैं पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखूंगा, पूरा फाइनेंशियल ईयर का, बिकॉज देयर इज नो हार्म, राइट। बिकॉज सी तू गवर्नमेंट के साइड से सोचना, गवर्नमेंट बोल रहा है कि मैं जो पूरा कंसिडर कर रहा हूं इस पे थोड़ी टीडीएस काटने के लिए बोल रहा हूं, मैं तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है कि नहीं बोल रहा हूं ना, एंड गवर्नमेंट वांट्स यू टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड बिकॉज सो दैट यू विल डिडक्ट द टीडीएस। That's why government will always say that पूरा का पूरा थ्रेशोल्ड ले ले, थ्रेशोल्ड पूरा का पूरा लिमिट ले ले, और वो जब भी एक्सीड होगा 20,000 उस पे हम लोग डिसाइड करेंगे टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। 20,000 क्रॉस हुआ होगा तो आता हूं मैं तेरे पॉइंट पे। देख, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000, मैं इधर ये लिखता हूं, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 इज विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R हैज टू बी काउंटेड फ्रॉम 1st April 22. Hence, if the value or aggregate value of the benefit or perquisite provided exceeds 20,000 during the financial year, that is including the period up to 30th June, the provision of 194 shall apply on any benefit provided on or after 1st July 22. इसका मतलब तुम लोग को समझा क्या? वो लोग बोल रहे हैं 20,000 का लिमिट देखने के लिए तुम लोग देखोगे पूरा फाइनेंशियल ईयर, टीडीएस किस पे कटेगा वो देखने के लिए तुम लोग देखोगे 1/7 के बाद का बेनिफिट। तुम लोग को सबको समझा? बिकॉज 1/7 के पहले के बेनिफिट पे थोड़ी टैक्स ले सकते हो, वो तो गलत हो जाएगा ना। 1/7 के पहले के बेनिफिट पे टैक्स लिया तो, बिकॉज तभी तो प्रोविजन आया नहीं था। लेना है ना तो प्रोविजन में ऐसा लिखो रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1st April, वो तो लिखा नहीं है। अगर रेट्रोस्पेक्टिवली के बारे में नहीं लिखा है तो कहना है सिर्फ 1/7 के बाद जो बेनिफिट्स दिए वो ही कंसीडर होंगे। नाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि सर 20,000 क्या था? 20,000 वाज ओनली टू चेक द थ्रेशोल्ड, दैट्स इट। अब तक तूने बेनिफिट कितना दिया है? अच्छा, तूने 20 के ऊपर बेनिफिट दिया है, अभी हम लोग टीडीएस काटेंगे। किस पे टीडीएस काटेंगे? ओनली फॉर द बेनिफिट गिवन आफ्टर 1/7/2022। एकदम क्लियर है? परफेक्ट एकदम ओके। हाँ, the benefit or perquisite which has been provided on or before 30th June would not be subject to TDS because there was no question of 194R during that period. बराबर? वो तो लेना भी गलत है।
whether issuance of bonus share or right share is a benefit or perquisite if issued by a company in which public are substantially interested and whether tax is required to be deducted under section 194R. एक बार ये पढ़ना ना क्या लिखा है. नहीं कटेगा. ऑनलाइन लोग क्या लगता है. ये चाय ठंडा हो गया यार. ठंडा हो गया ठंडा. मैंने डेलिबरेटली किया ऐसे सो दैट तुम लोग को. मैं बोलने रहा था पुराने का अभी वही पी रहा. मैं पुराने जमाने वाला बोल रहे थे मुझे. ओके. नहीं लगेगा क्या. अरे कैसे लगेगा भाई. देखना तो लॉजिकली सोचना. बोनस शेयर जो दिए जाते हैं वो कुछ एडिशनल कुछ बेनिफिट दे रहा हो क्या. कंपनी का जो रिजर्व है उसमें निकाल के दिया जाता है. सो अगर ये हम लोग ने लॉजिक यूज किया तो देयर इज नो एक्स्ट्रा बेनिफिट विच इज गोइंग टू द शेयर होल्डर. तो बोनस शेयर और राइट शेयर जो मिल रहा है उसको बेनिफिट तो मिल रहा है. यस आई अग्री बेनिफिट मिल रहा है पर उस पर टीडीएस नहीं कटेगा वो लोग बोल रहे हैं. ठीक है इतना ही है. इमीडिएटली इधर आता हूं मैं. इट हैज बीन क्लैरिफाइड that tax under section 194R is not required to be deducted on issuance of bonus or right shares in which public are substantially interested, where bonus shares are issued to all shareholders by such a company or right shares are offered to all shareholders. ठीक है नहीं मिलेगा. नहीं टीडीएस काटेंगे. ठीक है ओके. हम लोग ना ये इतने तुम लोग के क्लैरिफिकेशन थे. अभी सबसे पहले क्लैरिफिकेशन क्या था. ट्राई करो ना याद करने का. जिसको मैं बेनिफिट दे रहा हूं वो उसके हाथ में सेक्शन 28 लगेगा कि नहीं लगेगा. सेक्शन 28 के अंदर टैक्स लगेगा क्या. सेक्शन 28 कर लगने दे या नहीं लगने दे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है. इट इज ऑलवेज मतलब टीडीएस हमेशा कटेगा. पॉइंट नंबर 2. हाँ सिर्फ काइंड में होना मैंडेटरी है क्या. नहीं. नो इट कैन ईदर बी इन कैश और काइंड. कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. तीसरा कैपिटल असेट होना मैंडेटरी है क्या एज पर द डेफिनेशन. तो नहीं है. इट कैन बी इवन इफ इट इज एनी बेनिफिट एनी काइंड ऑफ असेट स्टिल टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. कैपिटल असेट नॉट रिक्वायर्ड. वेवर ऑफ लोन पे टीडीएस नहीं कटेगा. पॉइंट नंबर 5. हाँ परचेस वाला. वैल्यू ऑफ कार फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ कार है. मतलब अगर मैंने परचेस किया होगा तो परचेस प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. और अगर मैन्युफैक्चर किया होगा तो थर्ड पार्टी को जितने बेच रहा हूं वो वैल्यू कंसिडर किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग के केस में सेल टू थर्ड पार्टी. ठीक है ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या है कुछ. इन्फ्लुएंसर का बोला था. करेक्ट है. इन्फ्लुएंसर के 2 सिचुएशंस थे. रिटर्न किया होगा तो नो टीडीएस. रिटर्न नहीं किया है देन टीडीएस कटेगा. एक कटा. तुमने वो मूवी नहीं देखा क्या तुम लोग ने. कौन से मूवी में है ना एक कटा. वेलकम वेलकम. करेक्ट. पॉइंट 7 कुछ है. हाँ 6 के बाद 9 था. नहीं क्योंकि ना 10 के बाद 12 आया. इसके वजह से मैं मुझे से लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा. देख 10 के बाद सीधा 12 आया है. ओके एक्चुअली था रे. ठीक है. वाई किधर. ये क्या है रिस्पॉन्सिबल. ये कौन सा है पॉइंट. पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश होगा तो क्या. ठीक है. हाँ इफ कैश इज नॉट सफिशिएंट
हम्म इफ कैश इज नॉट सफिशिएंट देखा, उसके बाद क्या था, ए ने अगर बी को, डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, डेप्रिसिएशन का एक्चुअल कॉस्ट विल बी व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट विल बी जिस पे इनकम, जितना इनकम कंसीडर करके टैक्स कटा है। ठीक है, 0.9। हाँ, एग्रीगेट वैल्यू के केस में 20,000 के केस में फाइनेंशियल ईयर का पूरा फर्स्ट डे से मानेंगे, बट टीडीएस काटने के वक्त हम लोग 10% सिर्फ और सिर्फ 1/7 के बाद के बेनिफिट पे काटेंगे। ठीक है, 20,000 लिमिट फ्रॉम 1/4/22, टीडीएस ओनली ऑन benefit given after 1/7/22, and 10th one is ये ना बोनस, बोनस एंड राइट। इजी था क्या? हाँ, ओके, ठीक है। ये ऑनलाइन लोग सब लोगों को समझ रहा है क्या? हम लोग ने जितने 10 सिचुएशंस किए, वो 10 के 10 सिचुएशंस तुम लोग एक बार पढ़ोगे, खुद जाके पढ़ोगे। मैं तुम लोग को यही भेजूंगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर सबसे पहले खुद पढ़ो पूरा, देन काट मारो। ठीक है, ओके।